Hello everyone, welcome back to yet another summary video for CFA Level 1। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट आउटपुट प्राइसेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वाला चैप्टर या रीडिंग हमारे CFA Level 1 इकोनॉमिक्स से। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी लिख देता हूँ, दिस इज टफ। क्यों टफ है? टफ देखो, समझने के लिए भी थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। अगर आपका एनालिटिकल माइंड है तो शायद कम टफ लगेगा आपको, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे सवाल काफ़ी स्टैंडर्ड आते हैं। आई सीन इंस्टीट्यूट यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल पे क्वेश्चन करता है, एंड अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो नंबर कटने बहुत आसान है इस चैप्टर में। इसलिए मैं इस रीडिंग को थोड़ा टफ गिनता हूँ, एंड ये समरी वीडियो कतई भी ऐसे बच्चे के लिए नहीं है जिस बच्चे ने इस रीडिंग को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। सो अगर आपने इस रीडिंग को अभी तक हाथ नहीं लगाया और आप समराइज करना चाह रहे हैं तो पता नहीं मैं क्या कहूँ, बट इट इज़ अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आपको समय दे करके बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, रादर देन जस्ट रशिंग विथ मी। क्योंकि आपको पता है कि हमारे समरी वीडियोस में हम कम से कम समय में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन पे विश्वास रखते हैं, एंड ज़्यादातर वही बच्चे इन समरी वीडियोस को देखते हैं जिनके लेवल 1 एग्जामिनेशन आ रहे हैं, एंड दे जस्ट वांट टू रिवाइज देयर करिकुलम वेरी फास्ट एंड इन अ वेरी गुड मैनर, डिटेल्ड मैनर एज वेल। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे लर्निंग आउटकम्स मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग आउटकम ए से बात करते हैं। लर्निंग आउटकम ए में सबसे पहले आपके सामने जीडीपी का डेफिनेशन है, एंड भाई जीडीपी का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बच्चे थोड़े इसमें ना कंफ्यूज जरूर होते हैं। सबसे पहले जीडीपी में आप क्या लेते हैं? आप लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी आप मार्केट वैल्यू एस्टिमेट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में उनकी टोटल को ही हम कहते हैं जीडीपी। बट ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन से होने चाहिए? वो होने चाहिए जितने आपने इस साल बनाए, करेक्ट। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए, आपको उनको लेना है, उनकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और सम करके उसी को जीडीपी हम कहते हैं। अब ये लेना है विद इन अ कंट्री का हिसाब किताब। अब ये विद इन अ कंट्री क्या है? विद इन अ कंट्री का मतलब हो गया कि किसी भी कंट्री के टेरिटरी के अंदर अंदर जितना भी गुड्स बना है, उन सभी गुड्स का जो मार्केट वैल्यू है प्रोड्यूस विद इन अ ईयर, दैट इज ट्रीटेड एज जीडीपी। अब इसमें कोई भी यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये गुड्स बनाए किसने हैं। ये गुड्स इंडियन रेजिडेंट्स ने बनाए हैं, फॉरेन सिटीजन ने बनाया, किसने बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया, देन दिस विल बी काउंटेड इन इंडियन जीडीपी। सो दैट्स द डेफिनेशन फॉर जीडीपी, एंड आई होप आपको सबको समझ में आया कि यहाँ पे बात है टेरिटरी की। सो अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो जीडीपी में आएंगे। नेक्स्ट, जीडीपी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम ये चेक करते हैं कि ओवरऑल इन गुड्स एंड सर्विसेज जो कि बने इस साल, इन पे कितना खर्चा किया गया। क्योंकि आमतौर पे लोग जितना खर्चा करेंगे उसी को अगर हम टोटल कर देंगे तो मार्केट वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी। सो ये एक तरीका है कैलकुलेशन करने का। दूसरा तरीका है इनकम अप्रोच से, जिसे हम ये चेक करना चाहते हैं कि इन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने वाले कौन लोग हैं, वह है फर्म्स, करेक्ट। और इन गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए जो इनको मटेरियल चाहिए था, जो इनको रिसोर्सेज चाहिए थे, जिसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, वो प्रोवाइड किए हैं हाउस होल्ड ने। सो टेक्निकली अगर हम हाउस होल्ड और फर्म्स दोनों की इनकम को कंबाइन कर दें तो उससे भी हमें अंदाजा लग जाएगा कि जीडीपी का वैल्यू क्या है। तो ये दोनों अप्रोचेज हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों में रिजल्ट सेम आने बहुत जरूरी हैं। अगर सेम नहीं आते तो गलत है। ये प्रैक्टिकल के अंदाजे से आपको नहीं सीखना है, लेकिन थियोरेटिकली आपको समझना है कि दोनों का मोटा मोटी रिजल्ट सेम आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज लर्निंग आउटकम बी, जहां पे हम बात करें अबाउट वैल्यू एडेड मेथड। अब इसमें कुछ बताने को ऐसे नहीं है, इस पे एक प्रैक्टिकल है जो कि आपको जरूर देख लेना चाहिए सो दैट आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बट अभी मैं इतना ही बता दूं कि आप जब भी गुड्स की वैल्यू ले तो आपको सिर्फ वैल्यू एडिशन वाले अमाउंट को ही कैलकुलेशन में लेना है। क्लियर है? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं, वो है मिल्क, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू पनीर। क्लियर है? अब मिल्क जो आपने यूज किया, सपोज करो 100 रुपए का आपने मिल्क यूज किया, जो कि जा करके 150 रुपए का पनीर बना। क्लियर है? तो आपको जब जीडीपी की कैलकुलेशन करनी है, सो डोंट काउंट 100 रुपीज का मिल्क भी और पनीर जो कि 150 का है वो भी। यू कैन नॉट काउंट 250 हियर, करेक्ट। यू विल हैव टू काउंट 100 ऑफ मिल्क एंड 50 विच इज द वैल्यू एडिशन हियर ऑफ पनीर। तो आपका टोटल वैल्यू जो आएगा वो आएगा 100 प्लस 50, दैट विल बी 150। नाउ दीज आर वेरी बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ जीडीपी। इसी को हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, एंड आई होप ये आपको क्लियर पहले से भी है और अभी फिर से आपको रिमाइंड कर दिया है मैंने।
चलिए लर्निंग आउटकम सी में आते हैं। वैसे इस रीडिंग में आपको एक बात बता दूं, इधर में ना लर्निंग आउटकम्स बहुत फास्ट भागेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लर्निंग आउटकम्स हैं बट बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रीडिंग्स दैट वी आर कवरिंग इन दिस समरी सीरीज, मेरे ख्याल से अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स। सो यस, डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं अपने नॉमिनल जीडीपी पे। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है सर? नॉमिनल जीडीपी बहुत सिंपल है, आपने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उनकी जब आप मार्केट वैल्यू लेंगे ना, तो आप मार्केट वैल्यू कौन सी लेंगे? मार्केट वैल्यू अगर आप करंट मार्केट प्राइसेस लेंगे तो वो नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा, और अगर आप बेस ईयर के प्राइसेस लेंगे तो वो आ जाएगा रियल जीडीपी। अब आपको ये अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूं। सपोज करो इंडिया में अभी चल रहा है सर 2021 भी आने वाला है, ठीक है। सो अगर आप ये वीडियो 2021 में देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा 2021 के प्राइसेस लेने से आप क्या जाएंगे? नॉमिनल। और अगर 2020 में ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर अगेन 2020 का प्राइस लेने पे नॉमिनल जीडीपी आपकी आ जाएगी। बट अगर मान लो इंडिया के बेस ईयर प्राइसेस 2010 पे सेट कर दिए जाएं, तो फिर आपको जो गुड्स इस साल प्रोड्यूस हुए लेने एग्जैक्टली उतनी क्वांटिटी है, लेकिन प्राइसेस लेने पड़ेंगे 2010 के। जब आप बेस ईयर प्राइसेस पे इसको कैलकुलेट करोगे तब आ जाएगा रियल जीडीपी। अब ऑब्वियसली नॉमिनल और रियल जीडीपी दोनों कैलकुलेट करने का पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हम ये पता करना चाहते हैं कि ओवरऑल इन्फ्लेशन कितना आया देश में। और अगर आप ओवरऑल इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट कर ले। फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इंटू 100। सो दिस विल बेसिकली गिव यू एन ओवरव्यू कि इन्फ्लेशन कितना रहा है ओवरऑल इन दी कंट्री। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि है पर कैपिटा रियल जीडीपी, जिसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। टेक रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, यू विल गेट योर पर कैपिटा रियल जीडीपी। दिस इज अ वेरी गुड मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड इससे हमें पता चलता है कि ओवरऑल देश में गरीबी कितनी है या फिर अमीरी कितनी है। आते हैं लर्निंग आउटकम डी की ओर। लर्निंग आउटकम डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला सीख रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में जो आपका नेशनल इनकम है या फिर जो आपका जीडीपी है, दैट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये मैं समझाता कैसा हूं आमतौर पे, आप भी वैसे ही सीख लो सो दैट आपको फायदा हो। देखो मेरा ये कहना है कि किसी भी कंट्री में, जैसे हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो इस मार्केट में आकर के इनके गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने वाले कई लोग हैं। हमें बस यही पहचानना है कि ऐसे कितने लोग हैं और कौन कौन लोग हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहले तो वो लोग हैं जो एक्चुअल में कंज्यूमर्स हैं। ये वो लोग हैं जो आएंगे, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे खुद के कंजम्पशन के लिए। दूसरे वो लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेसेस चलाते हैं और ये आकर के कैपिटल गुड्स वगैरह खरीदेंगे सो दैट ये बिजनेस सेटअप कर पाए। तीसरे लोग वो हैं जो खुद गवर्नमेंट के लोग हैं और ये इस मार्केट में आकर के गुड्स वगैरह खरीदते हैं सोशल रीजंस की वजह से। एंड चौथे ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो शायद इंडिया के ही नहीं हैं, यानी कि पॉसिबली इंपोर्टर्स हैं फ्रॉम सम अदर कंट्रीज। तो ये चार तरह के लोग मिल करके पार्टिसिपेट करते हैं इंडियन मार्केट में। तो ऑब्वियसली ये चारों मिलकर के खर्चे कर रहे होंगे। उन्हीं सबके खर्चे को अगर हम टोटल कर दें तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा जीडीपी आ जाता है। जैसे कि जो कंज्यूमर्स हैं वो जो खर्चा कर रहे हैं उसे हम कहते हैं कंजम्पशन, जो फर्म्स हैं वो जो खर्चा कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और जो फॉरेनर्स नेट में खर्चा करते हैं, यानी कि कुछ वो इंपोर्ट करते हैं और कुछ वो एक्सपोर्ट भी करते हैं इंडिया में। सो जो उनका नेट इंपोर्ट्स है, सॉरी नेट एक्सपोर्ट्स इंडिया के हिसाब से और उनके हिसाब से नेट इंपोर्ट्स, तो वो भी हमारे मार्केट के लिए एक एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता है। एंड हेंस द फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इनकम अप्रोच में अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। आप नेशनल इनकम से शुरुआत करें, उसमें कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस जोड़ दें जो कि एक तरह से डेप्रिसिएशन होता है, एंड इसमें स्टेशनरी डिस्क्रिपेंसी जो होती है उसको आप ऐड कर दें। दिस इज बेसिकली अ बैलेंसिंग फिगर जो कि अगर इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड में कोई अंतर आ जाए तो उसको कवर करने में मदद करता है। नेक्स्ट अप इज पर्सनल इनकम। इसको जरूर से याद करें। पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम में फर्क होता है और इन सब आइटम्स की वजह से ये फर्क आता है। जैसे कि ट्रांसफर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड, आपको पता होना चाहिए दैट ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम कैलकुलेशन, बट सिंस एक हाउस होल्ड के लिए वो एक इनकम है, पर्सनल इनकम है, इसलिए ये यहां जोड़ा जाएगा। वैसे ही बिजनेस के टैक्सेस जो हैं इनडायरेक्ट नेचर के, उनको आप हटा दीजिए क्योंकि वो किसी पर्सन के नहीं है, वो गवर्नमेंट के पास में जा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट को पास में इनकम नहीं आ रही है उसकी। उसी तरह कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस भी माइनस कीजिए, और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं जो कि फर्म्स के पास में ही रह जाते हैं, डिविडेंड्स के तौर पे पर्सनली
कोई एंजॉय नहीं करता, उनको भी आप यहाँ से माइनस कर दें. सो बेसिकली यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस है जो आपको करनी पड़ेंगी. यू हैव टू रिमेंबर दिस इन ऑर्डर टू बी एबल टू कैलकुलेट पर्सनल इनकम. नेक्स्ट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. इसके लिए बहुत आसान है. टेक योर पर्सनल इनकम, इसमें से अपने इनकम टैक्सेस माइनस कर दीजिए, यू विल गेट योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. लर्निंग आउटकम ई मैंने यहाँ पे डिलिबरेटली स्किप की है क्योंकि समय इतना नहीं मिलेगा. साथ ही साथ ISLM का जो जितना इंटरप्रिटेशन है उसको समराइज नहीं करवाया जा सकता. आपको उसका पूरा बेस बनाना पड़ेगा. एंड आई वुड एनकरेज यू कि अगर आपके वो स्ट्रांग नहीं है पॉइंट्स तो उनको जरूर से स्ट्रांग करें. ISLM जरूर से पढ़ें एंड उसको समझें. नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम F. यहाँ पे हम सारे फैक्टर्स को एक एक करके तोड़ करके देख रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड के. जैसे कि कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है पर्सनल इनकम पे. अगर लोगों की पर्सनल इनकम ज़्यादा होगी, पर्सनल टैक्सेस कम होंगे, यानी सीधा सीधा कहूँ तो उनकी अगर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो उसकी वजह से लोग कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, सेव भी ज़्यादा करेंगे. ठीक है, लोगों की इनकम बढ़ने से वो खर्चे भी ज़्यादा करते हैं और सेविंग्स भी ज़्यादा करते हैं. अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट अगर एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छी होने वाली है, जो कि इंडिया की हमेशा होती है, तो वैसे में जितने भी फर्म्स हैं वो सब इंटरेस्टेड होंगे और ज़्यादा इन्वेस्ट करने को. उसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट किसी देश में कम है, जो कि अगेन अभी वर्ल्ड वाइड बहुत कम है, तो उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी. गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन टैक्सेस. अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट कर पाएगा तो ज़्यादा खर्चा भी करेगा. इसके अलावा नेट एक्सपोर्ट्स डिपेंड करते हैं कि दोनों ही कंट्रीज की डिस्पोजेबल इनकम क्या है. जैसे कि अगर हमारा इंडिया की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए तो फिर हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, और अगर इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. दिस इज हाउ दीज आइटम्स एक्चुअली वर्क आउट. नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम जी. लर्निंग आउटकम जी में हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स के 3 शेप्स देख रहे हैं. वेरी शॉर्ट रन में ये है, शॉर्ट रन में ये है और लॉन्ग रन में ये है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल, दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग नॉर्मल एंड दिस इज वर्टिकल. ये चीज आप याद रखिएगा. ठीक है, इन सब के क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, उनके वजह से ये ऐसा है. ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट ये है कि प्राइस बढ़ा नहीं सकते, प्राइस इज कांस्टेंट. यहाँ पे कांस्टेंट ये है दैट रिसोर्सेज आर कांस्टेंट, सो सप्लाई इज कांस्टेंट, एंड दिस इज अ नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. क्लियर है? सो रिमेंबर दीज 3 काइंड्स ऑफ सप्लाई कर्व्स. नेक्स्ट अप इज शिफ्ट्स इन एग्रीगेट डिमांड कर्व. डिमांड कर्व में शिफ्ट आने के पीछे मेन रीजंस क्या है, उनको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ. नंबर 1 है कंज्यूमर का वेल्थ. अगर कंज्यूमर अमीर होते जाएंगे तो कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, कंजम्पशन ज्यादा करा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा हुई, और अगर नेट एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ, इनमें से कुछ भी ज्यादा हुआ, तो ओवरऑल आपका जो इनकम है, ओवरऑल जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगा. सीधा सा हिसाब है. तो यहां पे सी बढ़ रहा है, सी के बढ़ने से आपकी एग्रीगेट डिमांड कर्व भी बढ़ेगी. सिमिलरली अगर बिजनेस काफी ऑप्टिमिस्टिक है, उनको लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, दे विल इन्वेस्ट मोर, आवर एग्रीगेट डिमांड विल आल्सो इंक्रीज. सिमिलरली कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन इज आल्सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक. उनको लगता है फ्यूचर में उनकी इनकम बढ़ेगी, तो वो लोग आज खर्चे ज्यादा करेंगे, सेविंग्स कम करेंगे, एंड दैट इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज योर एग्रीगेट डिमांड. सिमिलरली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर किसी देश की बढ़ जाए तो वहां इन्वेस्टमेंट्स और ज्यादा होती है, बिकॉज हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स आने लग जाती हैं. सो ऐसे में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, एग्रीगेट डिमांड का अगेन बढ़ेगा. इंटरेस्ट रेट का घटना इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाता है और कंजम्पशन को बढ़ाता है, बिकॉज सस्ती रेट्स पे लोन भी ज्यादा लिए जाते हैं फॉर कंजम्पशन, एंड लोन ज्यादा लिए जाते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एज वेल. सिमिलरली टैक्सेस के कम होने से कंजम्पशन बढ़ती है, बिकॉज टैक्सेस कम होने से पीडीआई बढ़ेगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, एंड दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द कंजम्पशन. सिमिलरली गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होने से जीडीपी घटेगा. ठीक है, जीडीपी घटेगा. ठीक है, ये गलत लिखा मैंने. चलो नेक्स्ट अप इज डोमेस्टिक करेंसी अगर डेप्रिशिएट होगा तो इसकी वजह से हमारे नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे. ये इंडिया में होते आ रहा है कई सालों से. ठीक है, आई रिमेंबर कभी तो 40 रुपीज होता था, ठीक है, $1, एंड नाउ वी हैव अराउंड 75. ठीक है, तो ये जो इतना वैल्यू इंडिया का डेप्रिशिएट हुआ है, इसकी वजह से हमारे नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ी है, और ग्लोबल ग्रोथ भी बढ़ने से नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज गेटिंग रिच थ्रू आउट द ग्लोब. सो उससे हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे.
जिस तरह से एग्रीगेट डिमांड कर्व के पॉइंट है उसी तरह सप्लाई कर्व के भी पॉइंट है। लेबर प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, इनपुट प्राइसेस के घटने से सप्लाई बढ़ती है, प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेशन अगर ऑप्टिमिस्टिक है तो वो ज़्यादा बनाएंगे, क्लियर है, एंड टैक्सेस कम होने से, सब्सिडी बढ़ जाने से सप्लाई बढ़ती है। और करेंसीज पे भी इसी तरह का इंपैक्ट है, अगर करेंसी अप्रिशिएट होगी तो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते में मिलेगा जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। सो दिस इज हाउ शिफ्ट्स इन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हैपेंस। लॉन्ग रन में लेकिन काफी सारे एडिशनल फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। लॉन्ग रन पे ये डिपेंड करता है कि आपकी लेबर साइज कितनी बढ़ रही है। लेबर की सप्लाई और उनकी क्वालिटी दोनों मैटर करती है कि देश में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां पे इंडिया इज मच बेटर देन चाइना। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो लेबर की ग्रोथ रेट है वो काफी हाई है, सप्लाई काफी अच्छी है, लेकिन क्वालिटी पे शायद इंडिया इतना अच्छा काम नहीं करी। तो अगर क्वालिटी भी इंडिया बेटर कर ले तो चाइना को सरपास आराम से कर सकती है। नेचुरल रिसोर्सेज की सप्लाई पे भी मैटर करता है, फिजिकल कैपिटल पे और टेक्नोलॉजी पे तो मैटर करता ही है। सो ये भी देखने की बात है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये डायग्राम जरूर देखिएगा, इससे भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड पे इंपैक्ट पड़ता है, जिससे क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई आप एसरटेन करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम आई, जे एंड के टुगेदर। मस्त इंपॉर्टेंट है एंड ये चीज देखिएगा, अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड कर्व बढ़ती है आपकी इकोनॉमी में, दिस इज एज गुड एज डिमांड का बढ़ना, दिस इज एज गुड एज डिमांड का बढ़ना। तो डिमांड अगर बढ़ेगी तो उसकी वजह से रियल जीडीपी बढ़ेगी, प्राइस लेवल्स भी बढ़ेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। देखो अनएम्प्लॉयमेंट और आप रियल जीडीपी में ना इनवर्स रिलेशनशिप देख पाओगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ये नोटिस करना, ठीक है। दूसरा, अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो डिमांड के कम हो जाने से मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो और नीचे जाते हैं, सो प्राइसेस आर गोइंग डाउन। एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने से प्राइसेस, जीडीपी बढ़ती है, प्राइसेस गो डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी बिकॉज जीडीपी इज गोइंग अप। एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व के कम हो जाने से, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, ओवरऑल सप्लाई अगर इकोनॉमी में कम हो जाए तो प्राइसेस लेवल बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा देश में, जीडीपी की वैल्यू भी ओवरऑल गिरेगी, बट अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू गो अप बिकॉज जीडीपी पे ये इनवर्सली रिलेटेड है। नेक्स्ट अप आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है रिसेशनरी गैप। रिसेशनरी गैप इज अ सिचुएशन वेयर योर रियल जीडीपी इज एक्चुअली लेस देन योर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बेसिकली आपकी इकोनॉमी जितना अच्छा कर सकती है उससे खराब कर रही है, ठीक है। तो उसे खराब कर रही है यानी कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जरूर होंगी एंड देश की जीडीपी अच्छी नहीं होगी। ये इंडिया के केस हमेशा ही रहते हैं, ठीक है। हम अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऑब्वियसली बहुत नीचे हैं। तो ऐसे में इससे बाहर कैसे निकला जाए, उसके लिए अलग अलग थ्योरीज में अलग अलग जवाब हैं। जैसे क्लासिकल थ्योरीज में ये जवाब है कि रिसेशनरी गैप होने पे आप वेजेस को कम कर दीजिए, वेजेस कम करने से सप्लाई बढ़ जाएगी एंड रियल जीडीपी बढ़ जाएगी। हाउएवर दिस इज नॉट सो इजी, क्योंकि ऐसा माना जाता है दैट वेजेस आर डाउनवर्ड स्टिकी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि देश में रिसेशन है और हम अपने लेबर को जाकर के बोलेंगे कि ये तुम्हारा वेज हम कम कर रहे हैं और वो खुशी खुशी मान लेगा। ऐसा होने का संभावना बहुत कम है एंड दैट इज वाई क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की इस थ्योरी को काफी ज्यादा नेगेट किया जाता है। इसके अलावा केनेशियन इकोनॉमिस्ट की भी अपनी थ्योरी है। उनका यह मानना है कि जब भी रिसेशनरी गैप होता है तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को एक्सपेंशनरी बना देना चाहिए, यानी कि टैक्सेस कम कर देने चाहिए एंड मनी सप्लाई को बढ़ा देना चाहिए। नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ऑल गवर्नमेंट्स आर डूइंग अक्रॉस द ग्लोब। कोविड के पैंडेमिक के दौरान सारे इकोनॉमी में बैंड बज गई थी और उस इकोनॉमी को संभालने के लिए इस तरह के मेजर्स लिए जा रहे थे एंड आई थिंक ये मेजर्स काफी वर्क करते हैं। इस तरह के मेजर्स से जीडीपी रिस्टोर हो सकती है एंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक आप पहुंच सकते हो। ऑब्वियसली एक डर रहता है, वो डर रहता है इन्फ्लेशन का, जिसे हम स्टैगफ्लेशन में कवर कर रहे हैं, ठीक है। स्टैगफ्लेशन आएगा उसमें आपको ये कवर करके मैं बताऊंगा। तो अभी फिलहाल इन्फ्लेशनरी गैप समझते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप रिसेशनरी गैप से उल्टा है। यहां पे आपकी इकोनॉमी हद से ज्यादा अच्छा कर रही है, इसे हम ओवरहीटेड सिचुएशन कह सकते हैं। तो ओवरहीटेड सिचुएशन में योर रियल जीडीपी इज एक्चुअली मोर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, बिकॉज ऑफ विच योर प्रोडक्शन कॉस्ट आर गोइंग टू गो अप। बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग एट दिस एरिया। आप इसको क्रॉस कर चुके हो तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट अब बढ़ रहा है एंड प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो आपका सप्लाई कर्व है वो अब शिफ्ट करेगा डाउनवर्ड्स या लेफ्टवर्ड्स आप बोल सकते हैं। इसके वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अपने आप रीस्टोर हो जाएगा, लेकिन बिकॉज आप काफी टाइम तक इन्फ्लेशनरी गैप में रहे तो आपके हायर प्राइस लेवल्स जो हैं वो वैसे के वैसे रह जाएंगे या फिर और ज्यादा ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं।
स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोविड के बाद अधिकतर देश धकेले जा चुके हैं. बिकॉज ऑफ हाई लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, एंड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन्स एंड दीज थिंग्स, इसके वजह से इकोनॉमी का जो ओवरऑल ग्रोथ है वो ग्रोथ जा रहा है नेगेटिव. दैट मीन्स हियर कंट्रीज आर सीइंग रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन. इसे हम कहते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी. हालांकि कोविड सर्कमस्टेंस में ये कहना कि ये स्टैगफ्लेशन है, ये काफ़ी जल्द होगा. देखना पड़ेगा कि 4-5 क्वार्टर्स तक ये कैसे चलता है, बट ओवरऑल स्टैगफ्लेशन यही होता है. स्टैगफ्लेशन इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी प्लस इन्फ्लेशन, एंड इसमें रीस्टोर करना काफ़ी मुश्किल होता है. इकोनॉमिस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़रा सी भी लिक्विडिटी बढ़ाई तो हो सकता है इकोनॉमी रीस्टोर तो हो जाए, लेकिन इन्फ्लेशन और ज़्यादा तेज हो जाए. सो नोबडी वांट्स दैट. तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में समय के साथ अपने आप वेट किया जा सकता है कि अगर इकोनॉमी स्टैग्नेंट रहेगी तो वेजेस अपने आप नीचे आ जाएंगे. वेजेस के नीचे आने से सप्लाई बढ़ेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट रीस्टोर हो जाएगी और इन्फ्लेशन पे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. हालांकि ये सच में कितने टाइम में होता है ये कहना मुश्किल है. दिस टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू हैपन. नेक्स्ट अप आर लर्निंग आउटकम एल. लर्निंग आउटकम एल में सर बहुत सारे यहाँ सिचुएशंस हैं जिसको आप कृपया करके डायग्राम बना करके प्रैक्टिस करें. प्लीज डू इट. आप अगर डायग्राम्स बनाएंगे आपको ये सारे इंटरप्रिटेशन समझ में आएंगे, एंड ये हाईली रिकमेंडेड है. क्लियर है? डू दिस फॉर श्योर. एंड बाद बाकी इस पूरे लर्निंग आउटकम में आप ये 4 पॉइंट्स याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा. क्लियर है? इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है. लर्निंग आउटकम एम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे जो मेन सोर्सेज है वो लिखे हुए हैं कि किसी भी देश को अगर ग्रो करना है तो उसको अपनी लेबर सप्लाई ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ केयर पे ध्यान देना चाहिए. एजुकेशन और हेल्थ केयर पे अगर ध्यान दिया गया तो देश काफी अच्छा करेगा. फिजिकल कैपिटल स्टॉक यानी कि इन्वेस्टमेंट्स तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंपॉर्टेंट है, एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है. ये मेरे ख्याल से पूरा रिपीट एरिया हो गया क्योंकि इसको हमने पहले भी देखा हुआ है. लर्निंग आउटकम एन हैज बीन स्किप्ड हियर. छोटा सा लर्निंग आउटकम, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. आप थोड़ी देर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा. एंड फाइनली द लास्ट लर्निंग आउटकम इज लर्निंग आउटकम ओ, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सोलो मॉडल विच इज न्यू क्लासिकल मॉडल. उसमें ये इक्वेशंस है जिसपे सवाल आते हैं. ठीक है? जैसे ग्रोथ इन पोटेंशियल जीडीपी इज इक्विवेलेंट टू ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी प्लस वेट ऑफ लेबर या वेटेज ऑफ लेबर इनटू ग्रोथ इन लेबर प्लस वेटेज ऑफ कैपिटल इनटू ग्रोथ इन कैपिटल. अगर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते देन यू कैन use per capita I would say equation as well, जहाँ पे growth in technology वैसी की वैसी है, but you are using weight of capital alone, and rather than taking growth in labor and growth in capital separately, we are actually taking growth in capital to labor ratio. ठीक है? इसके थ्रू हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे capital to labor ratio में क्या इम्पैक्ट आ रहा है and what will be the impact on the potential GDP as well. Clear है? So this is how everything works out. I know I have missed out on many analytical areas, but वो सारे areas मैंने आपको बुलाई था that you will have to brush it up. Again, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे कि किस तरह आप हमारे वीडियो कोर्सेज अवेल कर सकते हैं या फिर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इफ यू वांट टू डू सो, डू चेक द डिस्क्रिप्शन. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंड नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के समरी वीडियो के लिए चैनल पे नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें. दैट्स इट. सी यू देन. बाय बाय.